मोदी जी ने ये कहा था कि हम वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएंगे, परिवर्तन की लहर लेकर आएंगे। इस पर ममता दीदी ने ये कह दिया कि दादा, मोदी दादा, ये नहीं चलेगा, बंगाल में तो अब असली खेला होवे। अमित शाह जी ने ये कहा कि हम बंगाल में 200 सीटें लेकर आने वाले, लेकिन किसकी लेकर आएंगे ये नहीं कहा। देखिए, हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पिछले बार ममता बनर्जी ने 211 सीटें जीती थी और इस बार 2 सीटें और जीतकर कुल सीटें हो गई 213। यानी टीएमसी ने तो अपनी सीटें बढ़ा ली और बीजेपी को भी 77 सीटें मिली हैं। तो बीजेपी ने सीटें खाने का काम किया है। बीजेपी किसकी सीटें खा गई? कांग्रेस की और सीपीएम। सीपीएम 0, कांग्रेस 0। गजब बेइज्जती है। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस खुद ही ममता बनर्जी के सामने हार गई है, लेकिन वो ममता बनर्जी को जीत की बधाइयां दे रही है और बीजेपी को ये बोल रही है कि बीजेपी हार गई है, जबकि खुद की 0 सीटें आई है। समझ रहे हो आप? और यही सबसे बड़ा कांग्रेस के पतन का कारण है कि वो आत्म मंथन करना जानती नहीं है। उसे खुद की गलतियां नजर ही नहीं आ रही है कि भाई तुम भी 0 हो और आगे भी 0 ही रहोगे और कई सालों से 0 पर ही टिके हुए हो। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। बेसिकली कहे तो कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, ना जीत में ना हार में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बात बस इतनी सी होनी चाहिए कि भाई बीजेपी किसी भी तरह से नहीं जीतनी चाहिए, उसकी जगह पर कोई भी जीत जाए और उसके सामने मैं भले ही क्यों ना हार जाऊं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। राहुल गांधी से पूछो कैसा लगता है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बीजेपी को इस बार बंगाल में 77 सीटें मिली है। जब राहुल गांधी से पूछो कि बीजेपी का बंगाल में प्रदर्शन कैसा रहा, तो राहुल बाबा बोलते हैं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए, बंगाल इलेक्शन में बीजेपी सब कुछ अच्छा कर रही थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये लग भी रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन आपको पता है कि गलती कहां पर हो गई? बीजेपी कहां पर जाकर हार गई? लगा आपको? कहां चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। हाँ। 2 मई दीदी गई, लेकिन सिर्फ नंदीग्राम से, बाकी तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर लौट ही गई। हमारे मोदी जी बोलते रह गए, दीदी को चिढ़ाते रह गए मंच से, दीदी ओ दीदी, ये बात दीदी को कतई बुरी लगी थी और दीदी ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगी। सभी को लगा भाई बदला लेने की बात कर रही है तो हो सकता है कोई फनी वीडियोस बना दे, कोई फनी गाना बना दे, मीम्स बनवा दे अपनी पार्टी वालों से कहकर, लेकिन दीदी तो 10 हाथ आगे निकली। जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव जीतती है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे देती है कि जाओ, जितने भी बीजेपी के सपोर्टर मिले उन्हें पकड़कर मारो, घरों से निकाल कर मारो, जो भी औरतें महिलाएं मिले उनके साथ गैंग रेप कर। यानी दीदी ने यह कह दिया था कि इलेक्शन के बाद मैं असली खेला दिखाऊंगी और दीदी ने दिखा भी दिया। তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর और जब दीदी से पूछो कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो दीदी का ये कहना है कि ये जिम्मेदारी हमारी थोड़ी नहीं है, ये तो भाई इलेक्शन वालों की जिम्मेदारी है कि वो देखे, ये सेना की जिम्मेदारी है क्योंकि मेरी सरकार तो अभी बनी नहीं है, मैंने तो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है। मतलब दीदी मुख्यमंत्री है, थी और इस वक्त भी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप की घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार योगी जी होते हैं। वहां पर पूरी मीडिया पहुंच जाती है अपना लाम लश्कर लेकर, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में हाथरस की घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसके नाम पर जबरदस्त टीआरपी बटोरी जाती है। लेकिन उसी मीडिया को बंगाल में क्या हो रहा है इस वक्त ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे बॉलीवुड के वो कलाकार जो हाथरस की घटना पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़े थे टीआरपी के लिए, नाम के लिए, पैसे कमाने के लिए और सिर्फ राजनीति के लिए, लेकिन बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस चीजों के लिए इन लोगों ने आंखों पर पट्टी। खैर, हमारी मीडिया है, मीडिया को टीआरपी चाहिए और इस वक्त तो टीआरपी भर भर कर मिल रही है। कोरोना के चलते तो टीआरपी इनकी दिन दुनी रात चौगनी हो चुकी है
क्योंकि शमशान घाट में हर रोज हजारों की संख्या में लोगों की डेड बॉडीज आ रही है और ऐसी ऐसी तस्वीरें फोकस करके निकाली जा रही है। और क्यों निकाली जा रही है इस बात को आप समझ लीजिए। ये तस्वीरें दिखाने के लिए तो न्यूज की तरह परोसी जा रही है, आपके सामने प्रिंट मीडिया में परोसी जा रही है, लेकिन 1 साल के बाद देख लेना किस तरह से इन्हीं तस्वीरों को बड़े बड़े मैगजीन में छापा जाएगा। इस तरह के स्लोगन दिए जाएंगे कि जिसे देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे। कुछ को तो बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड भी मिल जाएगा, कुछ न्यूज वाले प्रोग्राम भी चलाते हैं, उन्हें अवार्ड भी मिल जाएगा। और ये टैगलाइन कैसे देते हैं अपने वीडियोस में, जलती चिताएं मांगे इंसाफ। जंगल भी बचाना है लेकिन जलती हुई चिताओं को भी तो जलाना है। कोरोना के मुर्दा मांगे इंसाफ, इस तरह के हेडलाइंस दिए जाते हैं। और कुछ लोगों का लॉजिक तो इतना गंदा और वाहियात है कि रेप जैसी घटना में भी हिंदू मुस्लिम जोड़कर देख लेते हैं। अरे चुनाव हुआ है तो कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा ही। लेकिन इन चुनावों के बाद जो दंगे हो रहे हैं, जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसको अपनी अपनी पार्टी के नजरिए से देखना, ये दुनिया का सबसे गिरा हुआ काम है। मतलब हारी हुई पार्टी के कार्यकर्ता को अगर मारा पीटा जाए, उस पार्टी की किसी महिला कार्यकर्ता के साथ रेप कर दिया जाए, तो ये लोग सही ठहराते हैं और बोलते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस तरह के कई हंसते हुए वीडियोस और कमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारे देश में सच का गला ऐसे ही तो घोटा जाता है। मेरी जाति तेरी जाति, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मेरा धर्म तेरा धर्म। और फैक्ट चेक के नाम पर इस तरह के वीडियोस बनाकर दिखाए जाते हैं कि जिस पीड़ित के साथ जो घटना हुई होती है, उस घटना को इंसाफ मिल ही नहीं पाता, उस घटना को गलत साबित कर दिया जाता है, उस वीडियो को गलत दिखा दिया जाता है, या तो पुराना वीडियो बताकर परोस दिया जाता है। अगर ये सारी ही चीजें फैक्ट चेक करने वालों के हिसाब से गलत हैं और ममता दीदी ये भी कह रही हैं कि बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये मरते हुए लोग कौन है? वो कौन से लोग हैं जिनके साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं? मेरा तो यही कहना है भाई कि अगर आप किसी पार्टी को पसंद करते हो तो उसे अपने दिल में रखो, वहीं तक पसंद करो। उसे सोशल मीडिया पर और मीडिया पर दिखाने की कोशिश मत करो। किसी भी पॉलिटिकल रैली में मत जाओ। जिसे वोट करना हो, वोट करने वाले दिन चुपचाप जाकर उसे वोट करके चले आओ। वरना जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो आज, कल को वही पार्टी हार जाएगी तो आपका मरना तय है इलेक्शन के बाद। इस बात को आप नोटिस करके रख लो। और ये बात भी याद रख लो कि कोई भी नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आज बंगाल चल रहा है, कल कोई और राज्य चलेगा, लेकिन मरेगा तो सिर्फ आम इंसान ही, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। क्योंकि नेता कभी नहीं मरते, नेता सिर्फ अमर होते हैं। मरने के बाद उनके पीछे बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है कि ये जमीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन उसी जमीन से जुड़े नेता की जमीन खिसकाने के लिए विपक्ष की पार्टियां पूरे जिंदगी काम करती रहती है। तो यही है बंगाल इलेक्शन की सच्चाई, जो शायद हम में और आप में से बहुत सारे लोग यकीन ना करें। और इस वीडियो के नीचे भी इस तरह के कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे कि भाई तू भी इस पार्टी को सपोर्ट करता है, भले ही ना किया हो। तो ये मेंटालिटी है लोगों की।